नमस्कार दोस्तों। आज हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम सिलेबस को भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि स्मार्ट तरीके से कम मेहनत में यूजीसी नेट और जेआरएफ कैसे निकाला जाए। आगे बढ़ने से पहले आप ये पूछेंगे कि हम आपकी बात क्यों सुने, तो ये मेरे बारे में जानकारी है। मैं भी वर्तमान में सीजीपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर में चयनित हूँ। इससे पहले मैं हरियाणा पीएससी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर में चयनित हुआ था। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2015 में मेरा हुआ था, जिसमें मेरा पूरे भारत में पहला रैंक था। इसके अलावा मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी नेट है, पॉलिटिकल साइंस और से मेरा बीए और एमए है। अगर आपको नेट क्लियर करना है तो ये जो आपके सामने वेन डायग्राम दिख रहा है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मतलब आपको खूब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन केवल खूब ज़्यादा मेहनत करने वालों का भी नेट नहीं होता। जनरली मेरे जान पहचान में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने कॉमन सेंस का प्रयोग किया। और तीसरी चीज़ होती है लक। देखिए, यूजीसी नेट दुनिया का एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको लक की ज़रूरत होती है। आपको पता है कि इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई भी आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सही होने की, उसमें लक का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। कट ऑफ में भी लक का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी का 60.14 आता है और उसका नेट हो जाता है, और एक क्वेश्चन कम होने पे उसका नेट नहीं होता। तो तीनों फैक्टर का अपना महत्व है। पहला हार्ड वर्क, दूसरा कॉमन सेंस और तीसरा लक, और इससे ही आपको सफलता मिलेगी। हार्ड वर्क तो आपको पता ही है कैसे पढ़ना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आपको सिलेबस को डिकोड करके किस पार्ट को कैसे पढ़ना है। कॉमन सेंस के बारे में मैं आपको कुछ सवाल दिखाऊंगा कि कैसे आप नॉर्मल कॉमन सेंस से, अगर आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस नहीं भी है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरी लक, तो फिर लक सबका अपना अपना होता है, लेकिन मेन चीज़ वही है कि अगर आप ये दोनों काम करेंगे तो लक आपका साथ देगा ही। जैसे मैं सवाल आपको दिखाऊं, यहाँ आपको दिया है कि मैच लिस्ट। आपको इसमें जैसे देखिए साल्ट 1 है और साल्ट 2 है। अब कोई भी अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई साल्ट 1 तो पहले ही हुआ होगा, उसके बाद साल्ट 2 हुआ होगा। तो आप जब यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें साल्ट 2 पहले और उसके बाद स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। जैसे दूसरा मैं आपको दिखाऊं, यहाँ आप देखेंगे फतवाए जहांदारी। अब ये कोई भी व्यक्ति बता देगा कि फतवाए जहांदारी एक आपका फारसी शब्द है। अब चार्ल्स बेटले हाइम तो वो लिखेंगे नहीं, बी आर अम्बेडकर फारसी में नहीं लिखेंगे, एम एन राय फारसी में नहीं लिखेंगे, बर्नी ही लिखेंगे। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि ए का 1 ही होगा। और अगर आपको ए का 1 पता चल गया तो आप आंसर में आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको कोई बहुत जानकारी जुटाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। जैसे वित्त आयोग का सवाल है। अब वित्त आयोग में आपसे पूछा है कि धारा चलिए आपको नहीं पता, सदस्य आपको नहीं पता, लेकिन इसमें लिखा है कि वित्त आयोग सबमिट इट्स रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट। आपको, अगर आप थोड़ा भी पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको पता है कि जो भी रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट को दिया जाता है और प्रेसिडेंट फिर संसद में रखाता है। आप इस ऑप्शन को गलत करिए, आप आंसर के नज़दीक आ जाएंगे। जैसे ये सवाल है कि जैसे इसमें आप दूसरा ऑप्शन पढ़िए। इसमें लिखा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिप्रेजेंट ऑल रीजन ऑफ द वर्ल्ड इन एडिक्वेट मैनर। एक चीज़ आप गांठ बांध के रख लीजिए कि अगर किसी भी स्टेटमेंट में कोई भी चीज़ बहुत इससे कही जा रही कि वो बिल्कुल होगी ही, यूनिवर्सलिटी से कही जा रही या जोर दे के कही जा रही, तो जनरली वो स्टेटमेंट गलत होती। जैसे इसमें लिखा है ऑल रीजन। अब जिसको पता है वो तो बना ही लेगा, 5 सदस्य हैं, सभी रीजन से आते नहीं। लेकिन अगर आपको ये भी पता है 5 सदस्य हैं, कहाँ से आते हैं ये नहीं पता है, तो भी ये तो आप समझ सकते हैं ना कि दुनिया बहुत बड़ी है और सभी रीजन को एडिक्वेट मैनर में, मतलब
विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना एडिक्वेट मैनर में संभव ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। आप कहीं कब जापान भी आ जाएगा एशिया से तो भी भारत बोलेगा हमारा रिप्रेजेंटेशन, तो वो करता नहीं। तो आप ये स्टेटमेंट गलत कर सकते हैं, कॉमन सेंस से स्टेटमेंट गलत करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ये है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, मतलब कौन सा कारक जो नव उपनिवेशवाद के उभरने के कारण है। अब नव उपनिवेशवाद आपको नहीं पता, लेकिन उसके उभरने के कारण में आपको ये तो पता है ना कि भारत की विदेश नीति से नव उपनिवेशवाद क्यों उभरेगा, या जापान की विदेश नीति से नव उपनिवेशवाद क्यों उभरेगा। थोड़ा भी अगर आपको नव उपनिवेशवाद के बारे में पता है तो भारत की विदेश नीति से आपका नव उपनिवेशवाद नहीं उभरा था। गुट निरपेक्षता आप बोल सकते हैं, लेकिन नव उपनिवेशवाद भारत की विदेश नीति या जापान की विदेश नीति से नहीं उभर सकता। चलिए ये भी नहीं पता आपको, लेकिन ये तो पता है कि दोनों की विदेश नीति से तो उभरेगा ही नहीं। मतलब भारत की विदेश नीति गरीब देशों के लिए होगी, जापान की विदेश नीति अमीर देशों के लिए होगी, तो साथ में ऑप्शन सी और डी तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा आपको कॉमन सेंस लगाना है और ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। जैसे 1989 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में गवर्नेंस की संकल्पना दी। अब देखिए ऑप्शन देखिए, यूके मतलब ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अब ये तीनों विकसित देश हैं। अब विश्व बैंक विकसित देशों के लिए तो ई गवर्नेंस देगा नहीं। अगर 89 में बोल रहा है, 89 मतलब आप ग्लोबलाइजेशन के करीब आ रहे हैं एलपीजी के, तो विश्व बैंक गरीब देशों के लिए गवर्नेंस की बात करेगा। वो तो खुद बोलेंगे ना कि हमारे जैसे आप होइए, तो आंसर यही होगा, सब सहारन अफ्रीका। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है। जैसे ये है आत्मनिर्भर भारत, यही मैं समझा रहा था कॉमन सेंस। अब किसी को भी लॉकडाउन का अगर याद है तो ये तो पता है ना कि मोदी जी आए थे रात को और आत्मनिर्भर भारत की बात किए थे, लॉकडाउन के समय किए थे। लॉकडाउन कब लगा है ये भी आपको याद होगा, गर्मी में लगा था। अब डेट देखिए, 12 अक्टूबर, 12 नवंबर, 12 दिसंबर, ये तीनों कट गया, आंसर आपका यही बता। तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। पेरियार, ईवी स्वामी नायकर, इनके बारे में चलिए आपको नहीं पता, लेकिन आप किसी भी, आपको ये तो पता है कि ये थिंकर हैं। कोई भी थिंकर है वो बात तो अच्छी ही करेगा, तभी आप उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अब वो कास्ट बेस्ड सोशल सिस्टम मतलब जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था के बारे में तो कोई बात नहीं करेगा। वर्ण आश्रम व्यवस्था, अगर आप एवी रामास्वामी नायकर के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि वो एंटी कास्ट थे, मतलब वो जाति प्रथा का विरोध करते थे। अगर आपको दक्षिण भारत की विचारधारा के बारे में भी पता है तो इसको भी आप हटा सकते हैं। वर्ण आश्रम, हिंदी की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। अब आपको ये भी पता है कि जो भारत है उसमें दक्षिण भारत में एंटी हिंदी मूवमेंट होता है, तो हिंदी के वो विरोधी थे। तो आप ऐसे करके ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब आपको हो सकता है इसके बारे में ना पता हो, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि नर्मदा नदी कहाँ बहती है। नर्मदा नदी उड़ीसा में तो नहीं बहती, कर्नाटक में तो नहीं बहती, उत्तराखंड में तो नहीं बहती। और आपको अगर आगे जाना है, एपिको, एपिको आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये साउथ इंडिया का शब्द है, मतलब वो उड़ीसा तो होगा नहीं, उत्तराखंड नहीं होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा। चिल्का, चिल्का आपको पता है उड़ीसा में है। तो ऐसे आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। अगाना सुत्त इज रिलेटेड टू, अब देखिए आपको पता होगा बौद्ध धर्म में सुत्त पिटक होता है। अगर आप अपना सिलेबस भी देखेंगे ध्यान से तो उसमें अगाना सुत्त लिखा है, तो वो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी से रिलेटेड है। मैं केवल आपको कुछ सवाल दिया हूँ, और नेट में अगर आप हर साल देखेंगे तो कम से कम 20 से 25 सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपका वो सवाल बन जाएगा। बस आपको उस समय कूल होके सवाल को ध्यान से पढ़ना है और सवाल में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी बात और मैं कर दूं, उसके बाद हम लोग सिलेबस में आएंगे कि सिलेबस में आपका क्या क्या दिया है और उसको किस किताब से पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक वो होते हैं जिनका पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड रहता है, जैसे हम लोग हैं, बीए भी पॉलिटिकल साइंस में, एमए भी पॉलिटिकल साइंस में, उनके लिए मैं अलग बात करूँगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो किसी और बैकग्राउंड के रहते हैं, बीटेक होते हैं, और कुछ रहते हैं साइंस के रहते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस में डिस्टेंस से करते हैं और उनको बस थोड़ा पढ़ के नेट निकालना रहता है। उनके लिए भी स्ट्रेटजी की बात करेंगे।
और तीसरे वो बच्चे रहते हैं जिनको है कि बस हमको निकालना है, हमको बहुत ज्ञान नहीं लेना है, तो उनके लिए भी किताब होती है। आपको मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये बताऊं जो बिल्कुल बेसिक है, जो नए बच्चे हैं, कि नेट जो आपका एग्ज़ाम है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में 50 सवाल आते हैं और ये सभी के लिए सेम होता है। इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी, हायर एजुकेशन, पर्यावरण, डाटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग आदि आदि के सवाल आते हैं। सेकंड पेपर में 100 सवाल आते हैं और ये आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होते हैं और इसमें 10 यूनिट हैं आपकी। तो आपको हम अभी पॉलिटिकल साइंस की स्ट्रेटजी की चर्चा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है, जो आपको समझना है, कि जो पहला यूनिट है वो पॉलिटिकल थ्योरी का है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं करूँगा कि पॉलिटिकल साइंस में आप जब भी सवाल सॉल्व करें, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो यहाँ से वीडियो देखना बंद कर देंगे, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी आप पॉलिटिकल साइंस में सवाल सॉल्व करते हैं तो आप एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि आप भले हिंदी मीडियम के हैं लेकिन इंग्लिश को पढ़िए। अभी इस बार का जो पेपर है उसमें ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हिंदी में गलत दिए हैं और इंग्लिश में सही दिए हैं। तो आपको इंग्लिश मीडियम में भी सवाल पढ़ना है, क्योंकि नेट में साफ साफ लिखा है उसके जो नोटिफिकेशन है कि अगर दोनों मीडियम में कोई भी दिक्कत आती है, एम्बिग्विटी आती है, तो इंग्लिश मीडियम को ही माना जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि इंग्लिश मीडियम को एक बार पढ़ लीजिए। और दूसरी चीज़ इसी में मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप एनटीए को अपना एप्लीकेशन भेजिए, मेल करिए, फ़ोन लगाइए और उनको समझाइए कि ऐसा करके आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ अन्याय कर रहे हैं। ठीक ठाक ट्रांसलेटर रखिए। नेट उतनी बड़ी संस्था है, एनटीए आपसे इतनी इतनी फीस लेती है और अगर वो इंग्लिश हिंदी में ऐसी गलती करेगी तो वो अक्षम्य है। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे मेरे को पता है जो एक सवाल से चूकते हैं, नेट के लिए एक सवाल से जेआरएफ के लिए चूकते हैं। तो एनटीए इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकता। आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि जब आप फॉर्म भरते हैं, इसके लिए भी आपको हर जगह लड़ाई करनी चाहिए। आपको 2 ऑप्शन मिलता है कि आप केवल नेट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या आप जेआरएफ प्लस नेट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। ऐसे आपके आसपास भी होंगे और मेरे जान पहचान में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 5 बार नेट हो गया, 6 बार नेट हो गया, 7 बार नेट हो गया। वो एक बार नेट होता है, अगले बार जेआरएफ के लिए देते हैं, फिर से नेट होते हैं, फिर नेट होते हैं, फिर नेट होते हैं। जेआरएफ नहीं हो पाते लेकिन नेट होते हैं। तो आपको एक और उनके नेट होने के कारण जो सही में जिनको नए बच्चे जिनको नेट होना चाहिए वो नेट नहीं हो पाते। तो आपको सरकार से गुजारिश करनी चाहिए कि तीसरा ऑप्शन भी मिलना चाहिए, ओनली जेआरएफ। जैसे ओनली नेट होता है वैसे ओनली जेआरएफ का भी ऑप्शन मिल जाए। तो जिनको केवल जेआरएफ के लिए एग्ज़ाम देना है वो ओनली जेआरएफ भरें और ओनली जेआरएफ भरने से बाकी बच्चों का भला होगा, क्योंकि नेट का एक परसेंटेज है कि इतने बच्चों को नेट में लेना है। अब ये जेआरएफ दिलाने वाले जो पहले से नेट हैं वो नेट हो जाते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं डबल नेट ट्रिपल नेट से। लेकिन जिन बच्चों का नेट नहीं हुआ है उनका उसमें नेट नहीं हो पाता। तो आपको इसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को ये बोलना चाहिए कि आप एक तीसरा ऑप्शन भी रखिए। जैसे ओनली नेट का ऑप्शन है वैसे ओनली जेआरएफ का भी ऑप्शन रख दीजिए, तो जिनको जेआरएफ के लिए दिलाना है वो इसमें भरेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो आपका यूनिट 1 है पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं। जैसे पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, पॉलिटिकल ट्रेडिशन में आपके अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे लिबर्टी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है। जो भी पॉलिटिकल थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो पॉलिटिकल ट्रेडिशन में हम पढ़ते हैं। और इनमें आपका लिबर्टी है स्वतंत्रता, इक्वालिटी है समानता, जस्टिस है न्याय, राइट्स हैं मतलब अधिकार, डेमोक्रेसी है पावर है, सिटीजनशिप है। इसके अलावा ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसमें लिबरलिज़म है, कंजर्वेटिविज़म है, सोशलिज़म है, मार्क्सिज़म है, फेमिनिज़म है, इकोलॉजिज़म है, मल्टीकल्चरलिज़म है, पोस्ट मॉडर्निज़म है। अब मैं एक एक चीज़ को अगर यहाँ पे समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आगे ये कोशिश करूँगा कि आपको सभी टॉपिक के बारे में छोटा छोटा जो शॉर्ट वीडियो है बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपकी जो बेसिक समझ है वो डेवलप हो सके।
अभी हम बात करेंगे कि इस पेपर की तैयारी कैसे की जाए। अगर बुक लिस्ट की बात करें तो ऐसी कई आपको बुक मिलेंगी मार्केट में जो जिनमें पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जैसे ये तो एक उदाहरण है, ऐसी बहुत किताबें जिसमें लंबा लंबा दिया है। लेकिन आपको ये कोशिश करना है कि कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझ हो, बस बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसके लिए आपको जो ओपी गाबा की बुक है, राजनीति चिंतन की रूपरेखा, ओपी गाबा हिंदी में और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और इसकी विशेषता ये है कि ये बुक जो है इसमें सरल भाषा में लिखा गया है जिसको आप आराम से समझ सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो एंड्रू हेवुड की एक बुक है पॉलिटिक्स, ये भी बहुत सरल भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा एंड्रू हेवुड की 2 बुक मैं आपको और रिकमेंड करूँगा। एक है पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरी बुक है एंड्रू हेवुड की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। और तीसरी बुक भी अगर आप चाहें तो एक बुक है उनकी ग्लोबल पॉलिटिक्स। और ये आपको फ्रीली अवेलेबल है, अगर आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे मिल जाएगी। मेरे भी टेलीग्राम चैनल में मैं इनको डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। तो आप ये पढ़ सकते हैं, एंड्रू हेवुड की सभी बुक बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई हैं। अगर आप इंग्लिश के थोड़े भी जानकार हैं तो आप हेवुड को ज़रूर पढ़िए, और अगर आपके पास समय है तो हेवुड की सभी बुक पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई हैं। अगर बात करें कि इसको पढ़ा कैसे जाए, तो थ्योरी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप समझिए कि कोई चीज़ कैसे आई। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि पहले क्या था कि जो पुराना क्लासिकल लिबरलिज्म था, वहाँ राज्य जो था वो नाइट वॉचमैन था। नाइट वॉचमैन या अंपायर के जैसे, कि राज्य केवल ये देखेगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई खतरा ना हो। इसके विरोध में एक दूसरी विचारधारा आई जिसको बोलते हैं कार्ल मार्क्स की विचारधारा। मार्क्स बोले कि ऐसा, ये जो विचारधारा है क्लासिकल लिबरलिज्म, वो अमीरों की विचारधारा है, इससे गरीबों को दिक्कत होती है, अमीर और अमीर हो जाते हैं, गरीब और गरीब हो जाते हैं। गरीबों को वो बोलते हैं कि आप 99% हो, आप अमीरों को मार डालो, काट डालो। उससे क्या होगा कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा। इससे डर के फिर लिबरलिज्म अपने में सुधार करता है और उसको बोलते हैं वेलफेयर लिबरलिज्म, मतलब कल्याणकारी उदारवाद। अब आपको समझना है कि यहाँ कौन से थिंकर हैं, जैसे एडम स्मिथ आते हैं। यहाँ के थिंकर आपको समझना है, जैसे ग्रीन आते हैं, मिल आते हैं। और कल्याणकारी उदारवाद के बाद फिर एक नियो लिबरलिज्म आता है जिसमें हेयक आते हैं, नॉजिक आते हैं। ये बोलते हैं कि राज्य जो है बहुत ज़्यादा काम करने लगा है, व्यक्ति के जन्म से लेकर कब्र तक काम करने लगा है, और राज्य को वापस आना चाहिए और राज्य को फिर से जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वैसा काम करना चाहिए। तो आपको ये समझना है कि लिबरलिज्म की ये विचार, मतलब लिबरलिज्म की ये यात्रा है। अगर आप उसको समझ जाएंगे तो फिर जो कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं या कोटेशन वाले सवाल होते हैं, फिर आप नाजिक का कोई कोटेशन आएगा तो आप एलिमिनेट कर लेंगे कि अच्छा ये तो नाजिक नहीं बोला होगा। जो हमारी दूसरी यूनिट है वो पॉलिटिकल थॉट है, या और दूसरे शब्दों में बोलें तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। इसमें आपका कन्फ्यूशियस है जो चीनी विचारक हैं, प्लेटो हैं, फिर अरस्तु हैं जिन्हें राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं, मैकियावेली हैं। ये ऐसे विचारक हैं जो बोलते हैं, बहुत ज़्यादा रियलिस्ट थे। वो बोले कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल जाएगा, पिता के हत्यारे को भूल जाएगा, लेकिन अगर कोई उनकी संपत्ति चोरी करेगा तो उसको नहीं भूलेगा। फिर हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले विचारक हैं। हीगल हैं, फिर मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट हैं, ये महिलावादी हैं। अब आपको अगर इतना भी पता है ना कि वोल्स्टनक्राफ्ट महिलावादी हैं, ये विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन की किताब लिखा है इन्होंने, तो आप, जैसे एक सवाल आया था नेट में कि इनमें से कौन है जो महिला अधिकारों की बात करता है, इसमें वोल्स्टनक्राफ्ट का भी नाम है। अगर आपको पता है कि वो फेमिनिस्ट थिंकर हैं तो आप उनको टिक कर देंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये भी स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये भी फेमिनिज्म की बात करते हैं। उसके बाद कार्ल मार्क्स, ये बहुत बड़े विचारक हैं। फिर ग्राम्सी हैं, ये मार्क्स की विचारधारा में ही संशोधन करते हैं। हन्ना आरेंट हैं, फ्रांस फाइनन हैं, माओ हैं, और जॉन रॉल्स हैं जो इक्वल जस्टिस की बात करते हैं। तो आपको सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अगर हम किताब की बात करें तो बुक लिस्ट में इंग्लिश मीडियम में अगर आप पढ़ते हैं तो सुब्रता मुखर्जी की ये जो किताब है, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स, ये बहुत अच्छी किताब है, आप समझ सकते हैं। और हिंदी मीडियम में
ओपी गाबा की किताब बढ़िया है। कुछ विचारक इसमें जो आखिरी में हन्ना आरेंट हो गए और बाकी जो विचारक हैं वो आपको इन किताबों में नहीं मिलेंगे, जैसे फ्रांस फैनन हो गए। तो आपको क्या करना है कि इग्नू का जो नोट्स है उसका सहारा लेना है और इग्नू के नोट से आपको पढ़ना है। इग्नू के अलावा आप किसी भी विचारक को जब आप यूट्यूब में सर्च करेंगे या आप गूगल में डालेंगे तो उनके बारे में एक जानकारी मिलेगी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो आप ये समझेंगे कि एक तो उनकी बुक पूछता है कि ये किताब किसकी है, दूसरा बुक में ही क्रोनोलॉजी पूछता है कि किताब पहले कौन सी लिखी गई, उसके बाद कौन सी लिखी गई। इसके अलावा उनके कोटेशन पूछता है कि उन्होंने क्या कहा और उनके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको किसी भी विचारक को पढ़ना है। तीसरी यूनिट जो है वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, मतलब भारतीय राजनीतिक चिंतन। इसमें आपको धर्मशास्त्र हैं भारत के, कौटिल्य तो हैं, कौटिल्य चाणक्य के नाम से भी जानते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। आगाना सुत्ता जो बौद्ध धर्म का एक लिटरेचर। अब देखिए सीधा सीधा सवाल मैं आपको दिखाया कि आगाना सुत्ता किस धर्म से रिलेटेड है, पूछ लिया। फिर बर्नी है, इनकी किताब पूछ लिया। कबीर हैं, पंडिता रामाबाई हैं, तिलक हैं, विवेकानंद हैं, टैगोर हैं, गांधी हैं, अरविंदो हैं, पेरियार हैं, मोहम्मद इकबाल हैं, एम.एन. रॉय हैं, सावरकर हैं, अंबेडकर हैं, नेहरू हैं, लोहिया हैं, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय। आपको सभी के बारे में बेसिक जानकारी रखना है। जैसे दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद है, राम मनोहर लोहिया की का चौखंबा राज्य है। तो आपको सभी के बारे में, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति है। तो उनके जो बेसिक विचार हैं वो आपको जानना है, उनकी बुक जानना है और फिर आप एलिमिनेट कर लेंगे। कोई कोटेशन होगा तो आप समझ जाएंगे कि नहीं यार ये तो अंबेडकर नहीं बोलेंगे, ये लोहिया नहीं बोल सकते। अगर बुक की बात करें तो ये किताब भी अच्छी, हिमांशु राय और एम.पी. सिंह की इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और हिंदी मीडियम में आप गाबा को पढ़ सकते हैं। गाबा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सरल किताब है, सरल भाषा में दी गई है। चौथी यूनिट जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस है, जिसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात है। इसमें सबसे पहले अप्रोचेस की बात है, जिसमें पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, कंपैरेटिव मेथड, इनके बारे में दिया गया है। फिर कोलोनिज्म एंड डी कोलोनाइजेशन के बारे में है, जिसमें कोलोनियलिज्म के बारे में, एंटी कोलोनियल स्ट्रगल है और डी कोलोनाइजेशन। इसी में नियो कोलोनियलिज्म के बारे में जो पूछता है सवाल वो यहीं से आता है। नेशनलिज्म है राष्ट्रवाद यूरोप का और नॉन यूरोपियन। फिर स्टेट थ्योरी है कि नेचर ऑफ द स्टेट एंड कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट सोसाइटी। इसमें आपकी मिलीबैंड और पुलांजास की डिबेट मिलेगी आपको। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है, ग्लोबलाइजेशन है और नेशन स्टेट है। ये आपका सिलेबस है। अगर हम आगे बढ़ें तो पॉलिटिकल रिजिम है, जिसमें डेमोक्रेटिक, लिबरल, मेजोरिटेरियन और पार्टिसिपेटरी। फिर नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम है, मतलब अलोकतांत्रिक जो शासन होता है, उसमें ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म है, पेट्रीमोनियलिज्म है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, टोटलिटेरियनिज्म है और फासिज्म है। ये सब अगर आप देखेंगे तो ये नॉन डेमोक्रेटिक हैं। जैसे फासिज्म आपका हिटलर और मुसोलिनी में आता है, टोटलिटेरियनिज्म है सर्वाधिकारवाद। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। आप पढ़े भी होंगे कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है, अगर ब्रिटेन की बात आप करेंगे, लेकिन वहाँ संविधानवाद है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लेकिन रूल ऑफ लॉ है। तो इनके बीच का अंतर आपको समझना है। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है, इमरजेंसी पावर क्या होते हैं। इसके अलावा हमको डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में पढ़ना है कि लोकतांत्रिकरण कैसे होता है। इसकी अलग अलग, जैसे सैमुअल हंटिंगटन इसकी अलग अलग वेव बताते हैं कि पहली वेव, दूसरी वेव। फिर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। डिपेंडेंसी थ्योरी हम पढ़ेंगे। डिपेंडेंसी थ्योरी में क्या होता है कि जो विकसित देश हैं और जो गरीब देश हैं उनके बीच के संबंध का वर्णन है कि अब अभी भी भले ये गुलाम नहीं है लेकिन उनके ऊपर डिपेंड है और ये उनको उनके रिसोर्स का यूज़ करते हैं विकसित देश। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वालरस्टेन की है। डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी की बात है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ पावर
रूलिंग क्लास, पावर इलिट, डेमोक्रेटिक इलिटिज़म के बारे में बात है। और एक्टर एंड प्रोसेसेस, जिसमें आपको इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, इंटरेस्ट ग्रुप, सोशल मूवमेंट मतलब सामाजिक आंदोलन जो होते हैं, जो हम सवाल देख रहे थे, एपिको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, ये सब न्यू सोशल मूवमेंट। अब आपको अगर पढ़ना है तो आप सीधा सीधा सोशल मूवमेंट इन इंडिया करके सर्च कर लीजिए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। एनजीओ इन इंडिया करके सर्च कर लीजिए, सिविल सोसाइटी इन इंडिया, क्योंकि सवाल जो आपके आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं जो करेंट के नेचर के हैं। अगर बुक की बात करें तो हिंदी मीडियम में ओपी गाबा की जो ये किताब है वो अच्छी है, और जौहरी की किताब भी, जैसी जौहरी की किताब, ये थोड़ा सा सरल भाषा में लिखी गई है, ये इसकी भाषा आपको थोड़ा क्लिष्ट लगेगी, लेकिन किताब दोनों अच्छी हैं। अगर हम 5वीं यूनिट में जाएं तो इंटरनेशनल रिलेशन है, जिसमें पहली यूनिट है वो इस इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करने के अप्रोच के बारे में है। इसमें आपको आइडियलिज़म मिलेगा, रियलिज़म मिलेगा, मार्क्सिज्म मिलेगा, नियो लिबरलिज़म, नियो रियलिज़म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म, क्रिटिकल थ्योरी, फेमिनिज़म, पोस्ट मॉडर्निज़म, ये सब थ्योरी हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन के अलग अलग, जैसे रियलिज़म होता है, जैसे अगर आपको समझना है तो भारत और पाक हैं। जो रियलिस्ट थ्योरी है वो बोलते हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान में लड़ाई होगी, मतलब दोनों चाहते हैं कि हमारी शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, शक्ति के लिए हर कोई संघर्ष करता है, और भारत चीन के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होगी। जो आइडियलिस्ट हैं जैसे वो बोलेंगे भारत चीन के बीच पंचशील होगा, शांति होगी, समझौता होगा, अच्छा होगा। तो ये आपका देखने का नज़रिया है। इसके अलावा हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसमें स्टेट है, मतलब राज्य है, स्टेट सिस्टम है, नॉन स्टेट एक्टर हैं, पावर है, सोवेरेनिटी है जो राज्य का आवश्यक अंग है, सिक्योरिटी है, और उसके बाद फिर आपको देखना है कन्फ्लिक्ट एंड पीस, जिसमें चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मतलब होता है कि जैसे परमाणु हथियार हैं जो पूरे दुनिया को तबाह कर सकते हैं। डिटरेंस का अर्थ होता है कि अगर भारत और पाक दोनों के पास में परमाणु हथियार हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों को पता है कि एक यूज़ किया तो दूसरा भी यूज़ करेगा और दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी को डिटरेंस बोलते हैं। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब जो भी झगड़े हैं उनका समाधान कैसे हो, वो ट्रांसफॉर्म कैसे हो। फिर यूनाइटेड नेशंस के बारे में है, संयुक्त राष्ट्र के बारे में, इसका उद्देश्य क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी वर्किंग कैसे है, पीस क्या है। तो आपको इसी में फिर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन देखना पड़ेगा। तो भारत का आपको शांति मिशन देखना होगा कि भारत कहाँ कहाँ अपने शांति दूतों को भेजा है। इंटरनेशनल लॉ क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है। अब आपको जो भी टॉपिक है आपके सिलेबस का, जैसे यूनाइटेड नेशंस आपके सिलेबस का टॉपिक है, आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इसके क्या क्या अंग हैं, कौन कौन से देश हैं। और सबसे अच्छा तरीका है, जो भी जीएस के टॉपिक हैं आप UN UPSC करके गूगल में सर्च कर लीजिए, तो आपको पूरा पॉइंट में मिल जाएगा यूनाइटेड नेशंस के बारे में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट UPSC करके सर्च कर दीजिए, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के क्या क्या सदस्य हैं, कैसे कैसे काम होता है, सब आपको मिल जाएगा। पॉलिटिकल इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबल गवर्नेंस है, ब्रेटन वुड्स सिस्टम है। अब जैसे एक सवाल आया था कि IMF ब्रेटन वुड्स सिस्टम से बना है, अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि IMF और वर्ल्ड बैंक उसी से बने। नॉर्थ साउथ डायलॉग है। अब नॉर्थ मतलब होता है दुनिया के अमीर देश, साउथ मतलब गरीब देश, दोनों के बीच में जो बातचीत होती है वो उनका डायलॉग है। WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन। G20 जैसे अभी ये बहुत चर्चा में है, भारत क्योंकि प्रेसिडेंट है, इसके बारे में सवाल आ सकता है। ब्रिक्स भी चर्चा में है, इसके बारे में सवाल आ सकता है। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में आपका यूरोपियन यूनियन है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और एशियान है। तो आपको बस सभी के बारे में, जैसे एशियान में कितने सदस्य हैं, कब बना, शुरू में 5 सदस्य थे, फिर बाकी 5 सदस्य कब कब जुड़े, भारत का क्या योगदान है, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आपसे ये पोर्शन बनेगा। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, इसमें टेररिज्म है, इसमें आपको जो भी टेररिज्म के अभी कहाँ कहाँ हो रहा है,
अलकायदा क्या था, ये सब पढ़ना होगा। ये सब हम कोशिश करेंगे कि जो सिलेबस के अलग अलग टॉपिक हैं उनको छोटा छोटा उनका वीडियो बना के पढ़ने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन राइट, इसमें जो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है, आपसे पूछ सकता है कि 10 दिसंबर को क्या हुआ था, या 1966 में यूएन कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आया, उसके बारे में पूछ सकता है। रिफ्यूजी जैसे अभी रोहिंग्या का हो रहा है, पॉवर्टी वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है इसके लिए, रोल ऑफ रिलीजन कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, तो ये आपको देखना पड़ेगा जो गरीब देश हैं उनमें हो रहा है। अगर बुक लिस्ट की बात करें तो ये अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बुक है थ्योरी के लिए पढ़ने के लिए, बेलिस एंड स्मिथ की ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अगर आपको सैद्धांतिक पक्ष हिंदी में समझना है तो महेंद्र कुमार की बुक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष, ये आप पढ़ सकते हैं। लेकिन साथ साथ में आपको बताया कि जो ये वाले टॉपिक हैं, यूएन, WTO, G20, ब्रिक्स, इनके लिए अगर आप कोई किताब से अच्छा अगर आप डायरेक्ट इंटरनेट में पढ़ेंगे या यूट्यूब में पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप एशियान यूट्यूब में सर्च करिए, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप गूगल में सर्च करिए, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, उससे आप नोट्स बना लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप इनकी साइट में चल दीजिए, आप सीधा सीधा एशियान की साइट में चल दीजिए और वहाँ से पढ़ लीजिए। वहाँ आपको एक कॉलम मिलेगा अबाउट अस, वहाँ आप पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सेटर जो है वहीं से क्वेश्चन बनाएगा। अगर हम यूनिट 6 में जाएं, ये और ज़्यादा करेंट से ओरिएंटेड है, वो है भारत की विदेश नीति। इसमें पहला तो है भारत की विदेश नीति के पर्सपेक्टिव, उसमें पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट, राइजिंग पावर और इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में। दूसरा, भारत की विदेश नीति में कंटिन्यूटी क्या क्या है और चेंज क्या क्या हुआ, इसके बारे में है। इसमें पहला मेजर टॉपिक है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसे डी की बात करता है, एक डेमोक्रेटाइजेशन की बात करता है, लोकतांत्रिकरण, एक डीकोलोनाइजेशन की बात करता है, मतलब उपनिवेशवाद खत्म हो, एक नस्लवाद के खिलाफ बात करता है। तो आपको समझना है कि क्यों नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू हुआ और उसके शुरू में कौन संस्थापक देश थे, बांडुंग कॉन्फ्रेंस क्या है, भारत में कब उसका सम्मेलन हुआ, अभी लेटेस्ट कहाँ सम्मेलन हुआ, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा करंट से। इसके अलावा इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी, ये आपको समझना पड़ेगा कि भारत की न्यूक्लियर नीति क्या है। जैसे भारत की नो फर्स्ट यूज़ नीति है कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे, नो यूज़ अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, मतलब जिनके पास न्यूक्लियर नहीं है उनके खिलाफ यूज़ नहीं करेंगे, तो ये आपको पढ़ना है। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस है कि कोई हमारे खिलाफ किया तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, ये भारत की न्यूक्लियर नीति है। इसके अलावा यूएसए के साथ हमारे क्या संबंध है, रूस के साथ हमारे क्या संबंध हैं, रूस पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ हमारे क्या संबंध है, ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इंडियन इंगेजमेंट विद द मल्टीपोलर वर्ल्ड, यूरोपियन यूनियन। अब इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि आप इंडिया एंड ईयू कर दीजिए, तो आपको दिख जाएगा कि अभी क्या क्या हुआ है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच, आप वो नोट कर लीजिए। इंडिया और अमेरिका के करना है तो आप इंडिया यूएस लिख दीजिए गूगल में, आपको पता चल जाएगा कि भारत और यूएस के बीच में क्या क्या समझौता हुआ, बेका हुआ, कब हुआ, कोमकासा कब हुआ, क्या है। इसके अलावा ब्रिक्स, एशियान, संघाई कॉरपोरेशन, अफ्रीकन यूनियन, साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब इसमें आप देख लीजिए कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन से सदस्य हैं। इसके अलावा इंडियन रिलेशन विथ नेबरहुड, जैसे सार्क है, सार्क कब बना आपको पता होना चाहिए, सार्क का सेक्रेटेरिएट कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है, गुजराल डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी की बात करती है, नॉन रेसिप्रोसिटी। नॉन रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है कि हम दूसरे के लिए करेंगे लेकिन दूसरे से उम्मीद नहीं रखेंगे। जैसे भारत नेपाल के लिए बहुत काम करता है, भूटान के लिए करता है, जैसा और हम उम्मीद नहीं करेंगे कि हम नेपाल के लिए किए तो नेपाल भी बदले में हमारे लिए करे, ये गुजराल डॉक्ट्रिन है। फिर लुक ईस्ट पॉलिसी आई, अभी एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है। लुक वेस्ट है, निगोशिएशन हम कैसे करते हैं। इसके अलावा
यूनाइटेड नेशंस से हमारे कैसे संबंध है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब WTO में हमारा क्या रुख है। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत चीन भले आपस में बहुत लड़ते हैं लेकिन WTO में दोस्त हैं। IMF और भारत का क्या संबंध है, भारत का कितना कोटा है। इंटरनेशनल पैनल और क्लाइमेट चेंज में भारत का क्या योगदान है, जैसे ये 1988 में बना, UNEP और WMO मिल के बना है। तो ये सवाल पूछ सकते हैं, इनके बारे में जो भी सिलेबस में पॉइंट लिखा है सबके बारे में एटलीस्ट आपको 5 से 6 पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आप आगे रिसर्च करिए, क्योंकि बेसिक सवाल पूछ रहा है नेट में। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी चैलेंज है, मेरी टाइम सिक्योरिटी। अब इस बार पूछ लिया कि मेरी टाइम सिक्योरिटी में कि अलग अलग चीज़, जैसे प्रोजेक्ट सागर क्या है, आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन प्रोजेक्ट सागर है। तो जो अलग अलग भारत के इनिशिएटिव हैं मेरी टाइम सिक्योरिटी में, भारत अलग अलग अपनी मिलिट्री बेस बनाता है, वो आपको पता होना चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी में हम कहाँ से पाइपलाइन ला रहे हैं, जैसे रूस से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अशकाबाद एग्रीमेंट किए हैं, तो वो सब अपने को पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट सिक्योरिटी के बारे में भी बात होती है, वो उसका ज्ञान हमको होना चाहिए। माइग्रेंट रिफ्यूज़ी, अब देखिए ये सब टर्म जो है 2-3 बार सिलेबस में लिखे हैं, तो आपको इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। वाटर रिसोर्स, जो भारत की इंडस वाटर ट्रीटी हुई है 1960 में पाकिस्तान से, अब इसका जो मध्यस्थ है वो विश्व बैंक है। अब ये बेसिक चीज़ है, ये पता होना चाहिए हमें। इंटरनेशनल टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी की बात आजकल खूब हो रही। अगर हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बुक लिस्ट के बारे में बात करें, तो अगर इंग्लिश में आपको पढ़ना है तो राजीव सीकरी की किताब अच्छी है, और हिंदी में राजेश मिश्रा जी की किताब है भारतीय विदेश नीति। ये UPSC के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है, लेकिन नेट में आपको केवल फैक्ट पढ़ना है, उसके लिए बहुत अच्छी किताब है। और अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो किताब के अलावा आप इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिए। अगर आप इंटरनेट का यूज़ करेंगे, जैसे एक विज़न IAS है, कोचिंग है, उनकी एक मैगज़ीन आती है PT 365, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन की जो PT 365 है वो पढ़िए आप। उसको पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा और UPSC की जो भी कोचिंग है वो भारतीय विदेश नीति के बारे में बुकलेट निकालती है, वो पढ़िए, क्योंकि उनमें पूरा फैक्ट दिया है और आपको यहाँ बहुत कॉन्सेप्ट नहीं समझना, आपको फैक्ट ही पता होना चाहिए। सिलेबस में जो भी टॉपिक लिखा है, अगर इंडिया रसिया है तो आपको इंडिया रसिया के बारे में जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए। अगर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल लिखा है तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कब बना आपको पता होना चाहिए, तभी आपके सवाल बनेंगे। अगर यूनिट 7 की बात करें तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है। इसमें जो आपके पॉलिटी के टॉपिक है, जैसे भारतीय संविधान का निर्माण, इसके अलावा कॉलोनियल हेरिटेज, जो कॉलोनियल मतलब उपनिवेशवादी हेरिटेज है उसके बारे में, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा जो जो हुआ, जैसे साइमन कमीशन आया, क्रिप्स मिशन आया, तो इनमें क्या क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ। और बेसिकली ना आप टाइमलाइन पढ़िए, क्योंकि अगर आप नेट का पेपर देखेंगे तो ये बस वही पूछता है कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, तो आप बस डेट पढ़ लीजिए कि पहले साइमन कमीशन आया, फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, पहले में गांधी जी नहीं गए, दूसरे में गए, तीसरे में नहीं गए, अम्बेडकर तीनों में गए। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा के बारे में बात है, इसकी कंपोजिशन क्या है, कितने सदस्य थे, आइडियोलॉजी क्या थी इसकी, और इसमें डिबेट क्या क्या हुई। तो देखिए बहुत आपको उसमें नहीं जाना है कि कौन क्या बोला। अगर आपके पास समय है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक संसद टीवी या राज्यसभा टीवी में एक शो आता है, उसका नाम है संविधान, उसके 10 एपिसोड हैं, उसमें पूरा वो नाट्य रूपांतरण हुआ है संविधान सभा का। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं अगर समय है तो। अगर और एक बताऊं तो एक प्रधानमंत्री करके सीरीज आती है, ABP न्यूज़ की सीरीज़ है, वो देख सकते हैं। उसमें आपको भारत का जो आज़ादी के बाद का जो सिनेरियो वो मिलेगा, वैसा देखेंगे वीडियो तो एक याद होता है। अगर आपको थिंकर समझना है तो अम्बेडकर के ऊपर मूवी बनी है, गांधी के ऊपर मूवी है, सावरकर के ऊपर मूवी है,
तो आप वो मूवी देख सकते हैं। अगर आप जैसे और कहीं टाइम पास कर रहे हैं, ये सब देखिए, तो इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। आगे अगर हम बढ़ें तो प्रियम्बल की बात है, मतलब प्रस्तावना, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा अभी कि आप संविधान का एक बेयर एक्ट रखिए। बेयर एक्ट का मतलब होता है जो मूल संविधान है, और उससे आप पढ़िए। जैसे आप पूछता है कि फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 19 में उनका क्रम क्या है या प्रस्तावना में क्रम क्या है, तो आप बेयर एक्ट से अच्छे से पढ़ सकते हैं वो। आगे अगर हम बढ़ें तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया में डेमोक्रेसी है, सोशल चेंज है, नेशनल यूनिटी है, चेक बैलेंस, बेसिक स्ट्रक्चर, फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन पार्लियामेंट स्ट्रक्चर है, मतलब भारत की संसद का स्ट्रक्चर है, न्यायपालिका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल एक्टिविज्म है। फिर सेम चीज़ राज्य के लिए। आपको एक सलाह और मैं दूंगा कि आप जब केंद्र पढ़ें तो साथ में राज्य भी पढ़ें, कि राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल पढ़ें, पीएम के साथ सीएम पढ़ें, तो एक आपको याद करने में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फेडरलिज्म है, मतलब संघवाद के बारे में है कि सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल क्या होता है। फिर इलेक्टोरल प्रोसेस है, लोकल गवर्नमेंट हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेच्यूटरी बॉडी है, जैसे कैग हो गया, शेड्यूल कास्ट का कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ह्यूमन राइट, वुमेन। अब इसमें आप एक तो पढ़िए कि इनके सदस्य कौन हैं, ये कब बना। जैसे आप फाइनेंस कमीशन पूछ लिया था कि इसमें 2 सदस्य हैं, उसमें 2 नहीं होते, उससे ज़्यादा सदस्य होते हैं। जैसे ह्यूमन राइट है, इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं 4, तो वो आपको पढ़ना है। कैग की जो सैलरी है वो संचित निधि पे भारित होती है। तो ऐसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जहाँ आपको नेट फंसाएगा, वो आपको समझना है। अगर बुक की बात करें तो इसकी एक ही बुक है, ये अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत की बुक आती है इंडियन पॉलिटी, आप सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, ये पर्याप्त है। जो 8वीं यूनिट है वो है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। इसमें आपके स्टेट के बारे में है, इकोनॉमी के बारे में है, और डेवलपमेंट के बारे में है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट डेवलपमेंट, प्लानिंग मॉडल, मतलब भारत में जो प्लानिंग होती है उसका मॉडल क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 90 में आई, ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट, जो वैश्वीकरण है उसका प्रोसेस क्या है। फिर भारत में जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, रिलीजन की, ट्राइब की, कास्ट की, रीजन की, भाषा की, इसके बारे में बात है। फिर सोशल मूवमेंट, जो दलित का हुआ, ट्राइबल का हुआ, वुमेन का हुआ, किसानों का हुआ, लेबर का हुआ। तो ज़्यादा नहीं, इसका बस आप फैक्ट पढ़िए, आप गूगल में सर्च करिए लेबर मूवमेंट इन इंडिया, और देख लीजिए कि अच्छा ये पहला यहाँ हुआ था, फिर ये संगठन बना, फिर ये बना, फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना, कब कब बना, बस पढ़ लीजिए, उतना ही पूछता है इसमें, आपको बहुत अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी आप गूगल में सर्च करिए और जो जो ऑर्गेनाइजेशन मिल रहे हैं वो पढ़ लीजिए। फिर रीजनलिज्म ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, अब रीऑर्गेनाइजेशन में भी जो कमीशन बने, जैसे जेवीपी कमेटी बनी, फिर धर की कमेटी बनी, फिर अलग अलग स्टेट बने, तो क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा राज्य बना भाषा के आधार पे। जेंडर एंड पॉलिटिक्स, इसमें भी आपको जेंडर के बारे में जानना है, भारत में कौन कौन महिलावादी लोग हैं वो आपको पढ़ना है, उनकी क्या विचारधारा है। आइडियोलॉजी एंड सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे नेशनल पार्टी का क्या क्राइटेरिया है, अभी जैसे आम आदमी पार्टी इसमें शामिल हुई, तो कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करने पे ये नेशनल पार्टी बनी। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में फिर आपको पढ़ना है। अगर इसकी बुक लिस्ट के बारे में बात करें तो देखिए, इसके लिए पढ़ना अगर आपको है तो इसमें भी इंटरनेट का पूरा यूज़ करना पड़ेगा। फिर भी पीएल फड़िया की जो किताब है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। और कुछ यूनिट जो नीचे के हैं, जो जैसे कास्ट है, रिलीजन है, ये सब आपको इग्नू के मटेरियल में मिल जाएगा। इसका अलग से एक बीए में कोर पेपर, ये पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, उसमें आपको मिल जाएगा। अगला जो 9वां यूनिट है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें पहला है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर क्या है, इनका अप्रोच क्या है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, इकोलॉजिकल अप्रोच। आपको बस ये जानना है कि इसमें है क्या। जैसे ये साइमन की थ्योरी है, और वो क्या क्या बोले हैं, कब दिए हैं,
इसमें कौन कौन से सिद्धांत है इकोलॉजिक में? साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर का क्या है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेट में ना बहुत बेसिक सवाल पूछता है, वो ये पूछता है कि इसके जनक कौन है। बस रिक्स अगर आपको पता है तो आप पूरा सवाल सही कर लेंगे। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कब शुरू हुआ? अगर आपको ओसबॉर्न एंड गेबलर का नाम पता है, आप सरल कर लेंगे, सही कर लेंगे। तो आपको ना बेसिक पता होना चाहिए कि ये 1990 के आसपास शुरू हुआ, इसमें ये होता है और ये प्रतिपादक हैं। चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब कैसे पब्लिक चेंज हो रहा है। फिर थ्योरीज हैं, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है, एक ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी और एक ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है। फिर मीनिंग मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, एक लीडरशिप की थ्योरी कि लीडर कैसे कैसे होते हैं और मोटिवेशन कैसे आप दोगे। अगर आप इसको अपने बेसिक डेली लाइफ से जोड़ के देखेंगे ना, जैसे मोस्लो का एक कर्व है कि शुरू में फिजिकल नीड होती है, फिर सोशल होती है, आखिरी में सेल्फ स्टीम होती है, तो आप समझ जाओगे कि भाई ऐसे ही तो हमारा भी होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, इसमें थ्योरी एंड प्रिंसिपल है, बर्नार्ड है। कम्युनिकेशन की थ्योरी है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी पार्कर फोलेट है। तो अगर इनका नाम अलग से दिया है ना कि कन्फ्लिक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ठीक करना है, फोलेट अगर बता रही तो आपको वो पढ़ना है, और पीटर ड्रकल की थ्योरी पढ़ना है। तो जो सिलेबस में दिया है स्पेसिफिक वो पढ़ना है। अगर आपको इसकी बुक लिस्ट की बात करें तो इसमें भी लक्ष्मीकांत की बुक पर्याप्त है। आपको बस बुक बहुत बड़ी है, तो आपको बस सिलेबस खोजना है, सिलेबस में जो पॉइंट है वो खोजना है और उसके हिसाब से ये बुक आपको पढ़ना है। जो अंतिम यूनिट है वो ऐसी यूनिट है कि इसमें सब कुछ है और इसकी आपको कोई बुक नहीं मिलेगी। और इसमें अगर नेट वाले एग्जामिनर को कोई भी सवाल बनाना है और अगर आप उससे पूछेंगे कि ये कहाँ से पूछा है, तो बता देंगे कि ये 10वें यूनिट से है। इसमें आपका गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है। अब यहीं से सवाल पूछ लिया कि गुड गवर्नेंस कौन लाया। अब छोटी सी चीज़ है कि वर्ल्ड बैंक अवधारणा दिए और लैटिन अमेरिका देशों के लिए किए कि आप भी हमारे जैसे गुड गवर्नेंस लाओ। फिर अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल है, मतलब आप कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका इंस्टीट्यूशनल मेकनिज़म क्या है। लेजिस्लेटिव कंट्रोल, मतलब विधायिका कैसे कंट्रोल करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, बजट से कैसे होता है, पार्लियामेंट्री कमेटी कैसे कंट्रोल करती है, मतलब जो जो तरीका है लेजिस्लेटिव का वो आपको समझना है। फिर जुडिशियल कंट्रोल ओवर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जो जज हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, करप्शन के बारे में जो समिति बनी है वो पढ़ना पड़ेगा हमको। फिर इंस्टीट्यूशनल मेकनिज़म फॉर गुड गवर्नेंस, अब आरटीआई है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आरटीआई जैसे कब आई, 2005 में, उसमें कौन सी धारा है, उसकी धारा 7 क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये सीधा सीधा पूछता है कि इनको बोलेगा कि जमा आइए, अब आपको अगर सबका सन पता है तो आप जमा लोगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी अमेंडमेंट हुआ है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। सिटीजन चार्टर क्या है, ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम क्या है, ओबुड्समैन, लोकपाल, अब ये सबसे पहले स्वीडन में आया था। भारत में किस राज्य में सबसे पहले आया, लोकपाल की समिति क्या है, उसके पहले अध्यक्ष जैसे पीसी घोष थे, तो ये पता रहना चाहिए हमको। ग्रास रूट गवर्नेंस में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये हम लक्ष्मीकांत से ही पढ़ेंगे। प्लानिंग में डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट है, ई गवर्नेंस है, नीति आयोग है, ये भी आपको गूगल से पढ़ना पड़ेगा। पब्लिक पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें हमको जैसे मनरेगा है, मनरेगा के बारे में, एनएचआरएम के बारे में, आरटी जो 2009 में आया जो सबको शिक्षा की बात करता है, उसके बारे में पढ़ना है। मैं ये कोशिश करूँगा कि जो ये टॉपिक हैं आपके छोटे छोटे, इन्हीं से सवाल आते हैं, मैं इनके बारे में छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगा जिनसे आपकी जो तैयारी है और ज़्यादा सरल हो सके। अपने लेवल पे आप इनको गूगल में सर्च करिए और उनके बारे में नोट्स बनाइए। मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मतलब जो पब्लिक पॉलिसी उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी और इवेलुएट कैसे किया जाएगा। जन सुनवाई की बात है और सोशल ऑडिट की बात है, जैसे ये मनरेगा एक्ट में सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट आया। अगर इसकी बुक लिस्ट की बात हम करें तो कोई बुक नहीं है इसकी, आपको बुक मिल ही नहीं सकती।
आपको इंटरनेट का यूज़ करना है और इंटरनेट का अच्छे से यूज़ करना है। बस ये नहीं करना है कि इंटरनेट खोले और कुछ और देखने लगे। आपको ये जो टॉपिक है आप सर्च करिए, जो भी टॉपिक है, जैसे सोशल ऑडिट है, आप सोशल ऑडिट करके सर्च कर दीजिए, और आपको अच्छा रिजल्ट पाना है तो उसके बगल में स्पेस डाल के यूपीएससी लिख दीजिए, तो आपको एक पेज मिल जाएगा। बहुत सारी कोचिंगें हैं वो नोट्स डालती हैं, आप सर्च करिए, उसके बारे में नोट्स बनाइए और वो याद कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है, जो बुक लिस्ट है, वो यही है। आप अगर ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक सुन रहे हैं तो आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज अगर मैं दूं, देखिए इतनी सारी बुक, क्योंकि जो स्टूडेंट ऐसा है जिसको पढ़ना ही है, जिसके पास बहुत समय है, जो पहले से ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वो तो ये सब किताबें पढ़ सकता है, लेकिन पढ़िए वही जो सिलेबस में लिखा है। लेकिन अगर आपको जल्दी नेट निकालना है, आपके पास 1 महीना है, 2 महीना है, तो एक किताब है राजेश मिश्रा की, आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट सब में मिल जाएगी। उसका नाम है राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन। आप वो किताब पढ़िए, उसमें नेट के पूरे 5 पेपर के सिलेबस के नोट्स दिए हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए। कई किताबों के आते हैं, अरिहंत का आता है, आर गुप्ता का आता है, साहित्य भवन का आता है, ऐसे अलग अलग पब्लिकेशन है, उनसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल आप आंसर मत देखिए, आप देखिए कि 4 ऑप्शन क्या क्या है। जैसे कोई पूछा कि बेका, कोमकासा, इनको जमाइए, अब आप बेका सर्च करिए गूगल में, कोमकासा सर्च करिए। अगर आपसे पूछा है कि कोई भी सवाल कि आपको कोई ऑप्शन दिया और उसका आंसर आरटीआई है, लेकिन उसमें आरटीई भी ऑप्शन है, तो आप आरटीई गूगल में सर्च करिए कि आरटीई क्या है। आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछा और उसमें एक ऑप्शन अतुल कोहली है, तो आप अतुल कोहली भी गूगल में सर्च कीजिए। क्योंकि कोई भी, आप सोचिए कोई भी जो क्वेश्चन पेपर सेटर है, अब हम लोग इस पोजीशन में है कि क्वेश्चन सेट करते हैं, तो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आता है कि इसको देख के आप सेट करिए। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही हम नए सवाल बनाते हैं। हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है और सिलेबस होता है। तो सिलेबस को आप अपने पास, अगर मैं थोड़े शब्दों में बोलूँ तो आप सिलेबस अपने पास रख लीजिए, इसको अपनी बाइबिल मानिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रख लीजिए और इसके बेस पे पढ़िए। आप सिलेबस में देखिए जो लिखा है उसको गूगल में सर्च कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए कि वो कैसे पूछा गया है और उसके बेस पे आपको पढ़ना है। अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो आपका नेट होने की या जेआरएफ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मैं ये कोशिश करूँगा कि जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं उनके मैं वीडियो बनाऊँ। अगर आप, और ये जो पीपीटी है इसको भी मैं उसमें डाल दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगी, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो किताबें आपको फ्रीली अवेलेबल हो सकती हैं वो भी डाल दें, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी डाल दें, और जो भी नोट्स मेरे हैं या मुझे मिलेंगे वो भी मैं डालूँगा। आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं नीचे, और टेलीग्राम चैनल में भी पूछ सकते हैं। अगर आप इतने देर तक सुन रहे हैं, करीब करीब 1 घंटे होने को है, अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आपको मैं एक डाटा बताता हूँ। देखिए इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग ही सुनते होंगे आखिरी तक, 90% लोग स्किप कर दिए होंगे। और दुनिया में क्या होता है ना कि नेट दिलाने वाले ही सफल 10% या 5% ही होते हैं, 90% नहीं होते। तो अगर आप उन 10% में हो तो यहाँ के भी 10% या 5% में आपके मतलब सफल होने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे वीडियो लाऊं। पुनः धन्यवाद।